नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी नौकरियों को लेकर घिरी मोदी सरकार की, चुनाव आयोग की गुजरात पर सख्ती की। जानेंगे हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी का क्या है प्लान, हिमाचल में कैसे कमजोर हो रही है बीजेपी। बात करेंगे हिमाचल कांग्रेस में उम्मीदवारों के ऐलान की, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिले एक और कार्यकाल की, और बुलेटिन के आखिर में बात एक होते जनता परिवार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का 45वां दिन हुआ खत्म। राहुल गांधी के नेतृत्व में कर्नाटक के येरोगेरा गांव से शुरू हुई थी यात्रा, कल तेलंगाना में प्रवेश करेगी यात्रा। आज देश मना रहा धनतेरस का पर्व, त्योहार पर बाजारों में दिखी रौनक, खरीदारी के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। सुकेश चंद्रशेखरन मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को मिली राहत, कोर्ट ने अंतरिम जमानत को 10 नवंबर तक बढ़ाया, ईडी ने किया था जमानत का विरोध। T20 वर्ल्ड कप का हुआ आगाज, पहले ही मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मिली हार, न्यूजीलैंड ने 89 रनों से दी मात। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज देश के प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया और सरकार ने 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। चुनाव के चलते मोदी सरकार ने ये दांव चला, लेकिन विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरते हुए इसे जुमला किंग की इवेंटबाजी करार दे दिया। आखिर क्यों घिर गई मोदी सरकार, देखिए रिपोर्ट। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर देश की मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। हालांकि कांग्रेस के हल्ला बोल के चलते सरकार बैकफुट पर आ गई है और आगामी चुनावों को देखते हुए अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए आज पीएम ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। लेकिन कांग्रेस ने सरकार का ये दाव भी फेल कर दिया और सरकार को आड़े हाथ ले लिया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सरकार के रोजगार मेले को जुमला किंग की इवेंटबाजी करार देते हुए पूछा कि देश के युवाओं को 16 करोड़ नौकरियां देने का वादा कब पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि ये 16 करोड़ नौकरियां कब तक मुहैया कराई जाएंगी और सरकारी विभागों में 30 लाख रिक्तियां कब तक भरी जाएंगी। प्रधानमंत्री को देश के युवाओं को जवाब देना होगा। इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछती रहेगी कि वादे के अनुसार नौकरियां कब दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ 70,000 नियुक्ति पत्र देने से चीजें नहीं चलेंगी। इससे पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था और देश को 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी पर लाकर खड़ा कर दिया। मोदी जी, आपने अपने चंद उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में देश को बेरोजगारी के चरम पर पहुंचा दिया। बता दें कि कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे के साथ ही आगे बढ़ रही है, जिस पर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है और उसे चुनावों में नुकसान होने की उम्मीद है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया और इस मेले में 75,000 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि 2023 तक 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसी को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को उसके वादे याद दिला दिए और कांग्रेस ने सरकार से सवाल कर दिया, जिससे अब जनता को साधने की मोदी सरकार की कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सब हिमाचल और गुजरात चुनाव के चलते किया गया है। हालांकि गुजरात चुनाव की तारीख का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग सख्त नजर आ रहा है। गुजरात में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। भले ही तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है। हर चीज पर आयोग की पैनी नजर है। वहीं निर्वाचन आयोग ने चुनाव से जुड़ी ट्रांसफर और पोस्टिंग रिपोर्ट नहीं मिलने पर गुजरात सरकार से नाराजगी जताई है और गुजरात के मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। दरअसल चुनाव से पहले नियम आधारित ट्रांसफर और पोस्टिंग करने के बार निर्देश के बावजूद गुजरात सरकार की तरफ से अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। रिपोर्ट देने में देरी की वजह से ही आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर जवाब मांगा है। दरअसल 1 अगस्त को नियम और शर्तें आधारित तबादले और पोस्टिंग के लिए चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश भेजा था और 30 सितंबर तक रिपोर्ट देने को कहा था, मगर गुजरात से अब तक रिपोर्ट नहीं आई। गौर करने वाली बात है कि 19 अक्टूबर को चुनाव आयोग की तरफ से दोनों अधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए पत्र भी लिखा गया, लेकिन रिपोर्ट नहीं भेजी गई। इसे लेकर अब आयोग ने सरकार को फटकार लगाई है। ईसी ने गुजरात के मुख्य सचिव और डीजीपी से पूछा है कि आखिर इस मामले में इतना समय बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट तैयार करके भेजी क्यों नहीं जा सकी। आयोग ने कहा कि इस रिपोर्ट को लेकर जिम्मेदार अफसरों को रिमाइंडर भी भेजा गया था। अब ईसी ने सरकार से देरी को लेकर जवाब मांगा है। देखना होगा कि अपनी गैर जिम्मेदारी को लेकर बीजेपी सरकार क्या जवाब देती है। चुनाव आयोग के आदेशों का पालन होने में देरी होने पर चुनाव आयोग ने गुजरात सरकार को जोरदार फटकार लगाई है।
यानी चुनाव से पहले ही सरकार घिर गई है और अब दावा किया जा रहा है कि गुजरात चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। वहीं दावा तो ये भी किया जा रहा है कि राहुल गांधी गुजरात और हिमाचल में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। आखिर क्यों राहुल ने चुनाव प्रचार से बनाई दूरी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को करीब 1.5 महीना हो चुका है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का ऐलान भी हो गया और गुजरात चुनाव का ऐलान सप्ताह भर में होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने चुनाव के ऐलान से पहले ही प्रचार शुरू कर दिया था और अब फिर उनके हिमाचल दौरे शुरू होने वाले हैं। इसके साथ ही ये दावा भी किया जा रहा था कि राहुल गांधी भी यात्रा को रोककर दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार कर सकते हैं या फिर जिस दिन यात्रा में विश्राम का दिन होता है उस दिन राहुल की रैलियां चुनावी राज्यों में रखी जा सकती हैं। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से इस बात के साफ संकेत दे दिए गए हैं कि राहुल गांधी चुनाव में प्रचार तो करेंगे लेकिन अपनी यात्रा को नहीं रोकेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ही चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगी। ये यात्रा बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के माहौल को समाप्त करने के लिए निकाली जा रही है और चुनावों में कांग्रेस के ये ही मुद्दे रहेंगे। यानी साफ हो गया है कि राहुल पूरे चुनाव में ना तो हिमाचल प्रदेश जाएंगे और ना ही वो गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी दोनों ही राज्यों में वर्चुअली रैली कर सकते हैं और राहुल की वर्चुअल रैली की शुरुआत हिमाचल चुनाव से ही हो सकती है। फिजिकली राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से ही जुड़े रहेंगे। वो हिमाचल प्रदेश भी जाएंगे और दिल्ली आएंगे, लेकिन उस दिन जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा इन राज्यों में प्रवेश करेगी। यानी साफ है कि इस बार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका गांधी ही संभालेंगी। उनके रोड शो और रैलियों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। 31 अक्टूबर को कुल्लू में प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी और उसके बाद मंडी में उनकी रैली होगी। इसके बाद भी प्रियंका के लगातार हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम तय किए जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा को रोककर राहुल गांधी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। ऐसे में प्रियंका गांधी ही प्रचार की कमान संभालेंगी और हिमाचल में तो इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस हिमाचल में चुनाव प्रचार को धार दे रही है, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी हार की कगार पर पहुंच गई है, जिससे पीछे की वजह है पार्टी में छिड़ी बगावत। हिमाचल बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद से बगावत के सुर तेज हो गए हैं और कई पार्टी नेता अपनी ही पार्टी को आंख दिखा रहे हैं, जिससे बीजेपी के लिए हिमाचल फतेह करना मुश्किल हो रहा है। टिकट बंटवारे के बाद से पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। इतना ही नहीं, कुछ नेताओं ने तो कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इन सब के अलावा कुछ नेताओं ने तो टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है और अब हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में भाजपा के 4 बागी नेताओं ने निर्दलीय नामांकन भरकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर से कृपाल परमार ने नामांकन भरकर भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया के सामने खुली चुनौती पेश कर दी है। वहीं विधानसभा क्षेत्र इंदौरा से मनोहर धीमान ने नामांकन दर्ज कर भाजपा की मौजूदा विधायक रीता धीमान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जसवा परागपुर हलके से संजय पाराशर ने नामांकन भरकर विक्रम ठाकुर के समीकरणों को बिगाड़ दिया है। इसके अलावा ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र छोड़कर देहरा से चुनाव लड़ने वाले रमेश के सामने देहरा के मौजूदा विधायक होशियार सिंह के रूप में पहाड़ जैसी विशाल चुनौती रहेगी। विधानसभा क्षेत्र कागड़ा से कुल सुभाष चौधरी ने 25 तारीख को नामांकन भरने का ऐलान कर दिया है। अगर वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो इससे पवन काजल की राह मुश्किल हो सकती है। यानी अब बीजेपी के अपनों ने ही पार्टी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है, जो बीजेपी के वोट बैंक पर असर डालेगी और इसका सीधा सीधा असर चुनावी भाजपा के नतीजों पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इस बगावत को थाम पाती है या नहीं, क्योंकि इस बगावत से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है, साथ ही कांग्रेस को भी फायदा पहुंचेगा। सत्ताधारी बीजेपी अंदरूनी कलह का सामना कर रही है और ये सब शुरू हुआ है टिकट बंटवारे के बाद से। बीजेपी अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर चुकी है, जिस पर घमासान मचा हुआ है और कांग्रेस इसका फायदा उठाने की फिराक में है। यही वजह है कि कांग्रेस सोच समझकर अपनी लिस्ट जारी कर रही है और आज पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की। तो इस लिस्ट में कितने लोगों का है नाम, देखिए रिपोर्ट। हिमाचल में एक बार फिर टिकट वितरण पार्टियों की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। बीजेपी ने राज्य की सभी 68 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट सामने आते ही पार्टी में बगावत की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसे थामने में बीजेपी अभी तक नाकाम रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो पहले ही शुरू कर दिया था। पहली लिस्ट में 46 और दूसरी लिस्ट में 17 लोगों के नाम का ऐलान कर दिया था। 5 नामों को लेकर मंथन चल रहा था और अब इनमें से भी 4 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। पार्टी ने आज अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी सूची में किन्नौर सुरक्षित सीट से मौजूदा विधायक जगत सिंह नेगी को फिर से टिकट दिया गया है। जयसिंहपुर सुरक्षित सीट से यादविंदर गोमा को मैदान में उतारा गया है।
मनाली सीट से भुवनेश्वर गौर और पावंटा साहिब सीट से किरणेश जंग को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अब सिर्फ एक ही सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना और बाकी रह गया है। राज्य की सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को काउंटिंग कराई जाएगी। इसके लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकता है। उम्मीद इसी बात की है कि कांग्रेस अपने अंतिम उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कुछ ही घंटों में कर सकती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची में 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है और अब बस एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस जबरदस्त रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, जिससे सत्ता की चाबी उसी को मिलती दिख रही है। कांग्रेस मेहनत कर रही है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो अपने तानाशाही रवैये से तीसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी हथिया ली है। चीन में शी जिनपिंग ने विरोधियों को अपने रास्ते से हटा दिया। उन्हें तीसरा कार्यकाल मिलना अब तय हो गया है। इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि तीसरे कार्यकाल में जिनपिंग के सामने देश के अंदर और बाहर भले ही चुनौतियां हों, लेकिन पार्टी में कोई चुनौती नहीं मिलेगी। चीन में शासन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ही चलता है, जिसके प्रमुख इस समय जिनपिंग हैं और वो आगे भी इसके प्रमुख बने रहेंगे। ये तय होता दिख रहा है, क्योंकि पार्टी कांग्रेस में जिनपिंग ने खुद को चुनौती देने वाले नेताओं को पूरी तरह से किनारे लगा दिया है। बैठक के आखिरी दिन हॉल में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जिनपिंग के विरोधी प्रधानमंत्री और चीन के दूसरे शीर्ष अधिकारी ली केंगियांग समेत 4 नेताओं को पार्टी की नवनिर्वाचित और शक्तिशाली 7 सदस्यीय पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी से बाहर रखा गया है। 2005 सदस्यों वाली सेंट्रल कमेटी में इनका नाम नहीं है, जिसका मतलब है कि उन्हें स्टैंडिंग कमेटी में जगह नहीं मिली, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में उन्हीं लोगों को जगह दी जाती है जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हों। इस बैठक के बाद अब जिनपिंग के जिंदगी भर चीन के शासक बने रहने का रास्ता भी खुलता दिख रहा है। रविवार को कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी अपनी पहली मीटिंग में 25 सदस्यों वाली पोलित ब्यूरो और उसकी छोटी स्टैंडिंग कमेटी की नियुक्ति करेगी। पोलित ब्यूरो चीन की सबसे शक्तिशाली संस्था होती है और इसमें जिनपिंग समर्थक सदस्यों को ही लिए जाने की उम्मीद दिख रही है। युवाओं को आगे बढ़ाने के नाम पर जिनपिंग ने अपने सभी विरोधियों को किनारे लगा दिया है, जिससे भविष्य में जिनपिंग के लिए कोई भी नेता उनकी सत्ता को चुनौती ना दे सके। रविवार को होने वाली बैठक में ही जिनपिंग को पार्टी के प्रमुख जनरल सेक्रेटरी के रूप में तीसरा राष्ट्रपति कार्यकाल देने का फैसला किया जाएगा। वैसे ये अब बस औपचारिकता ही रह गई है, जिसके बाद जिनपिंग आजीवन चीन के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात एक होते जनता परिवार की। नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद से ही बिहार की राजनीति में लगातार हलचल मची हुई है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं। उन्होंने एनडीए में जाने का रास्ता खुला छोड़ रखा है, तो दावे तो यहां तक भी हो रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी को ही खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आखिर क्या है दावा जिसने बिहार की राजनीति में मचा दी है हलचल? देखिए रिपोर्ट में। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन इस बार दिल्ली में हुआ था। 18 अक्टूबर पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लालू यादव ने अचानक एक प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे सर्वसम्मति से पारित भी करा दिया गया। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद पार्टी का नाम और निशान बदलने का अधिकार तेजस्वी यादव के पास आ गया है। पहले दावा किया गया था कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने जैसा उद्धव ठाकरे के साथ किया वैसा आरजेडी में ना हो जाए। इसकी काट लालू ने पहले ही निकाल ली है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें साफ है कि लालू ने दूर की चाल चली है। लालू की रणनीति सफल रही तो हकीकत में ना तो आरजेडी रहेगी और ना ही उसका चुनाव चिन्ह लालटेन। दरअसल बिहार में इस समय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के आरजेडी में विलय की चर्चाएं चल रही हैं। लालू यादव इसके सहारे बिहार में आरजेडी को अपराजय वाली स्थिति में ले जाना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू के कई नेता पार्टी के विलय को लेकर तैयार नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए अब नई रणनीति पर काम चल रहा है। जेडीयू का अब आरजेडी में विलय नहीं कराया जाएगा, बल्कि दोनों पार्टियों के मर्जर से एक नई पार्टी बनाई जाएगी। इस पार्टी में हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल और कर्नाटक की जेडीएस को भी शामिल करने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस मर्जर को लेकर जेडीयू नेताओं की चिंता भी समाप्त हो जाएगी। किसी भी पार्टी के नेता को बड़ा भाई और छोटा भाई होने का एहसास भी नहीं होगा। इस मर्जर के सहारे बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव को मिल जाएगी, जबकि नीतीश कुमार को दिल्ली की राजनीति का जिम्मा सौंपा जाएगा। और ये मर्जर लालू के सिंगापुर से लौटने के बाद होगा। साफ है कि इस साल के आखिर में या फिर अगले साल की शुरुआत में जेडीएस आरजेडी का मर्जर हो सकता है और इसमें आरएनएलडी और जेडीएस भी साथ आ सकते हैं। इस मर्जर को लेकर आरजेडी के नेताओं की ओर से 1 महीने से ही बयानबाजी चल रही थी। आरजेडी नेता दावा कर रहे थे कि साल के अंत तक तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।